हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कहते हैं। तो आज इस अध्याय में मेनली जो होते हैं, हमारा पहला जो अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें जो होते हैं कि 3 सब टॉपिक है। हमारा पहला है रासायनिक समीकरण, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, और जो हम अपने दैनिक जीवन में उपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, इन तीनों बिंदुओं को हम लोगों को देखना है। तो हम इसमें 2 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिसमें हमारा पार्ट 1 में रासायनिक समीकरण के बारे में हम सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक जो समीकरण है उनको संतुलित कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानेंगे। तो हमारा ये एनसीईआरटी 10th का विज्ञान विषय का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग अध्याय 1 के पहला जो हमारा सब टॉपिक है रासायनिक समीकरण, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इसी तरह के और भी अध्यायों को आपको देखना हो सभी कक्षाओं के, तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे जाकर सभी विषय को अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वहां भी अगर बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर किसी अध्याय से जुड़े हुए आपको कोई शिकायत है या आपको किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी समस्याओं को हमेशा सुना जाएगा और उसके निदान के लिए आपको बेहतर से बेहतर जो जवाब होंगे वो आपको दिया जाएगा। तो ताकि आपको एग्ज़ाम हो या बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे या कंपटीशन के एग्ज़ाम में दे या जब हायर स्टडी के लिए आप जाए, तो वहाँ भी आपको हेल्पफुल हो और मददगार हो। तो आइए आज हम 10वीं क्लास के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो हमसे कह रहा है कि जो हम अपने दैनिक जीवन का मतलब होता है कि जो डेली हम काम करते हैं वो हमारा रेगुलर हो जाता है, तो वो क्या है, दैनिक जीवन है। निम्नलिखित परिस्थितियाँ का मतलब होता है कि स्थिति कैसी है, उन चीज़ों के बारे में ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। गर्मियों में कमरे के ताप पर जो दूध होते हैं उन्हें खुला जब हम छोड़ देते हैं तो वो क्या होते हैं, वो दूध फट जाते हैं। तो जब एक नॉर्मल दूध का फटना क्या हो जाता है गर्मियों के दिनों में, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो ही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं होने के फलस्वरूप ही हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे हमसे आगे कह रहा है, लोहा का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाते हैं। तो जो लोहे होते हैं, तसला होते हैं, कील होते हैं, जब उन्हें हम आर्द्र वायु में छोड़ देंगे तो उनको खुली हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जो होते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो लौह ऑक्साइड बना लेते हैं। और जो लौह ऑक्साइड हमारा होता है वही क्या कहलाता है, जंग लगना कहलाता है। आगे हमारा है अंगूर का किण्वन। तो जो अंगूर का किण्वन होता है वही भी क्या है, तो वह भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया में आता है, या उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं को हम लोग देख रहे हैं ये सभी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, या इसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये सभी जो है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने के बाद ही हम दैनिक जीवन में इन सी क्रियाओं को हम लोग देखते हैं। इन सभी परिस्थितियों के में प्रारंभिक वस्तु की प्राकृतिक पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति होती है, शुरुआत में वस्तु जैसी रहती है वैसी नहीं रहती है, उसकी प्राकृतिक बदल जाती है, पहचान बदल जाती है। जैसा कि आप देखिए, जब हम नॉर्मल दूध को देखते हैं वो तो एकदम साफ दिखता है, लेकिन जब वही दूध फट जाता है तो वो जो दूध होगा वो हमें पानी पानी दिखते हैं और कहीं कहीं ठोस की तरह हमको कुछ गोल आकार के आकृति की दिखती है, या चपटी भी रहती है। तो वो बूंदी बूंदी करके वो दूध बन जाते हैं। तो उनकी जो पहले जैसी स्थिति थी दूध की वो भी बदल जाती है। जब हम लोहे को देखते हैं तो लोहा शुरू में प्रारंभिक में वो साफ रहते हैं, उन पे कोई जंग नहीं लगा रहता है, लेकिन जैसे ही उसे हम आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उन पर जंग लग जाते हैं और वो उन पे एक परत जम जाती है। और जो हम इन्हें देखेंगे तो क्या होता है कि वो झरने लगते हैं, वो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो प्रारंभिक स्थिति है वही बदल जाती है।
पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो जो पदार्थ होते हैं उसकी हमने दो परिवर्तन के बारे में देखा था। तो देखा था कि एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो प्राकृतिक रहती है, नेचर रहती है, तो उसमें जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो पदार्थ की अवस्थाएं चेंज होती है। जैसे पानी है, अगर उसे हम लोग ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, पानी जो रहता है, लिक्विड रहता है, वो ठोस की अवस्था में बर्फ जम जाता है। तो बर्फ जम जाता है तो ये क्या हो रहा है कि फिर बर्फ को अगर हम लोग थोड़ा सा हीट करेंगे, खुली हवा में लेंगे, तो वो मेल्ट होकर गलने के बाद फिर क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो उसकी जो रासायनिक गुण होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, अवस्थाएं बदलती है। आगे जो हमारा रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ की रहती है वो प्राकृतिक ही बदल जाती है, उसके गुण भी बदल जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि एक लोहे है, अगर उसको वो खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। तो उसमें लोहे की जो प्राकृतिक होगी और वो जंग की प्रकृति होगी, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। वो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण ऐसे परिवर्तन होते हैं। कोई रासायनिक परिवर्तन तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है वही हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.1 को देखते हैं और सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की सहायता से एवं सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले, उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से कितना लंबा लेना है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम के रिबन लेना है। उसे रेगमाल से अच्छे तरह से रगड़कर साफ कर लेना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप एवं बर्नर से इसका दहन करिए। इसे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में हमें दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए, खुली आंखों से मत देखिए और अपने से दूर उसको रखना है, तब जलाना है। आपने क्या परीक्षण किया, तो यहाँ पे आ रहा है कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसे हमको रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। तो जो मैग्नीशियम रिबन होते हैं उसे हमको रगड़कर क्यों साफ करना चाहिए, तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होते हैं वो मैग्नीशियम और जो होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन और CO2 लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत उस पर जम जाती है। तो उसी परत को हटाने के लिए जो होते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को वो रेगमाल से अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि आसानी से वो जल सके। जैसा कि चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं, ये हमारा बर्नर है, ये जो चिमटा है जिससे हम लोग पकड़े हैं, ये हमारा जो जल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। जब हम तत्व और यौगिक मिश्रण पढ़ रहे थे अध्याय में, हमारे पिछले YouTube चैनल पे एक वीडियो बना है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो उसमें हम सभी बिंदुओं पर चर्चा किए थे। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक तत्व है जिसकी परमाणु संकेत जो होता है Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होती है और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 24 होता है। अब हमें एक कांच का जो है वो वाच ग्लास है, तो इसमें जो इसकी जड़ कर धीरे धीरे ये क्या होते हैं, इसमें राख जम जाते हैं और वो राख जो होता है वो हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसे है हम MgO लिखते हैं। क्या लिखते हैं, MgO। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन की प्रक्रिया कराने पर, तो जो हमारा मैग्नीशियम रिबन का होता है वो वायु में दहन कर क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम MgO द्वारा, इसे सूत्र MgO द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो मैग्नीशियम रिबन का जो होता है वो श्वेत लौह के साथ क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और जो वह श्वेत चूर्ण है वो किसका है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो
तो हम देखते हैं कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के जो बीच होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं के कारण वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कोई भी वस्तु है अगर वो जल रही है तो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हम उसे जलाएंगे तो वो नहीं जलेगी। अब हम क्रियाकलाप 1.2 को देखते हैं। तो कह रहा है कि एक प्रखनली में लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, इसे सीसा कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है। क्या होता है, PbNO3 होता है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki होता है। घोल को मिला दीजिए, आपने क्या परीक्षण किया। तो हम देखते हैं कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो हमको पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बन जाता है। तो ये जो होते हैं ये अभिक्रियाएं जो हमारी क्या है, तो ये रासायनिक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं को दर्शाते हैं। आगे हमसे क्रियाकलाप 1.3 में क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जैसा कि चित्र 1.2 में आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें जो दाने दाने करके दिखाई दे रहे हैं वो दानेदार जस्ता है जिसे हम Zn से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, तो Zn से इंडिकेट करते हैं। यह संकेत है जस्ता का। उसके जो घोल है, तो घोल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। और ये क्या है, तो शंक्वाकार फ्लास्क है। और ये जो लगी हुई है पतली सी, ये कांच की नली है और ऊपर से इसको जैम किया गया है। किससे, तो कॉर्क से। अब हमें कह रहा है कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक जो होते हैं, HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो हमारा होता है H2SO4 होता है। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई देता है, तो हाँ, जो जस्ते के दाने होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, तो Zn जो होगा H2SO4 से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, तो ZnSO4 बना देता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, या इसे हम लोग G द्वारा भी इंडिकेट करते हैं। गैस को हम लोग G द्वारा, सॉलिड को हम लोग S द्वारा, लिक्विड जो रहते हैं उसे L द्वारा, और कोई जलीय विलयन है तो उसे हम लोग AQ द्वारा इंडिकेट करते हैं। AQ का मतलब हो जाता है एक्वेस। अब हमें क्या कह रहा है, तो ये Zn जो होते हैं वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो इन तीनों जब हम क्रियाकलापों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनमें क्या है, तो एक रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण क्या होती है, तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रही है, रंग में भी परिवर्तन हो जा रहा है। क्योंकि मैग्नीशियम था, जब वो जला है तो क्या बन गया है, श्वेत चूर्ण बन गया है। गैस का निकास तथा उत्सर्जन होता है। जब हम ये जिंक को H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि तापमान में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं के कारण ही होती है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब हमारा 1.1 में रासायनिक समीकरण है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसे अंग्रेजी में। तो हम समझते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या होता है। इस रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे, संकेतों के द्वारा क्यों व्यक्त किया जाता है, शब्दों को लिखना क्यों आवश्यक है। तो जब हम शब्दों में लिखते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है, इसीलिए हम लोग संकेतों के द्वारा उसे निरूपण करते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.1 का विवरण देखते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण माने उसको बारे में जो हम बताते हैं, व्याख्या करते हैं, वह बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण कहते हैं। जब इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। तो
रासायनिक जो समीकरण है उनको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हमारा होता है शब्द समीकरण और एक होता है हमारा संकेत समीकरण। क्या हो जाता है? शब्द समीकरण और संकेत समीकरण। तो हम अधिकांश जगहों पर सिर्फ संकेत जो समीकरण होते हैं उन्हीं का यूज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण, तो ऊपर जो दिया हुआ है अभिक्रिया उसका शब्द समीकरण क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन। तो जब दो पदार्थ होंगे, तत्व होंगे, वो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। और जो उस अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। तो जो अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं वो हमारा अभिकारक कहलाता है। और जो उत्पाद जो परिवर्तित होकर कुछ नया पदार्थ बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा अभिकारक हो जाएगा और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। तो इस तरह के जब हम समीकरण लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है? शब्द समीकरण होते हैं। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा शब्द समीकरण है। और इसी को जब हम लिखते हैं इस प्रकार से तो वो हमारा संकेत समीकरण हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का O, दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ऑक्सीजन 2 होता है तो यहाँ देखिए अब ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा यहाँ 2 लगाने से। यहाँ Mg 1 है, यहाँ Mg 2 है तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह के जब हम संकेतों को लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? सांकेतिक समीकरण हो जाता है। और जब दोनों बगल के परमाणुओं को हम सामान्य कर देंगे, एक जैसा कर देंगे, तो वो हमारा संतुलित समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित समीकरण हो जाता है। इन सभी बिंदुओं को आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। या जो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेते हैं वो कह सकते हैं कि हमारा अभिकारक होता है। इस अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग उत्पाद कहेंगे। जो मैग्नीशियम पदार्थ जो नया पदार्थ बनेगा वो हमारा उत्पाद कहलाएगा और जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक कहलाता है। आगे हम देखते हैं शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तो जो शब्द समीकरण होते हैं उनके अभिकारक के जो उत्पाद में परिवर्तन होंगे उनके मध्य में हम क्या करेंगे? एक तीर लगाकर निशान द्वारा दर्शाया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो जो इसका उत्पाद बनेगा उसके बीच में हम क्या देंगे? तीर का चिन्ह देंगे। क्या देंगे? तीर का चिन्ह देंगे। तब हम उत्पाद को लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? MgO। तो हमारा क्या होता है? 2MgO। ये हमारा क्या है? संतुलित समीकरण है। अभिकारकों के बीच जोड़, तो जो अभिकारक रहेंगे उनके बीच में हम क्या देंगे? जोड़ का चिन्ह देंगे। और जो उत्पाद रहेंगे, अगर उत्पाद है, अगर हमको 2 उत्पाद बन रहे हैं, 3 उत्पाद बन रहे हैं तो उनके भी बीच में प्लस देंगे। अगर एक उत्पाद है तो हम प्लस का साइन नहीं देते हैं। अब हमें आगे कह रहा है उन्हें बाईं ओर लिखते हैं। तो जो अभिकारक होते हैं, जो अभिकारक होंगे उन्हें हम लोग बाईं ओर लिखेंगे, बाईं ओर, बाईं ओर। और जो उत्पाद बनते हैं उन्हें हम लोग दाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं? तो दाईं ओर लिखते हैं। अब हमें आगे कह रहा है इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और तीर का जो ये सिरा होता है इसे हम लोग सिरा कहते हैं। तो ये सिरा जो होगा हमेशा उत्पाद की ओर होता है ये, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। और ये जो होते हैं वो अभिक्रिया होने की दिशा जो होती है उसे दर्शाते हैं। तो तीर जो होंगे किसको दर्शाते हैं? तो उत्पाद की ओर होकर दर्शाएंगे और वो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाते हैं। अब हम आगे 1.1 में रासायनिक समीकरण लिखना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं उनको हम लोग देखते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा रासायनिक सूत्र होते हैं उनका उपयोग करके, जो रासायनिक सूत्र होंगे उनका उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और अधिक हम संक्षिप्त बना देते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है।
यदि आप मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें, मैंने याद करें, तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जो हमारा सब ऊपर में दिया हुआ शब्द समीकरण था, अगर उसको हम लोग संकेत समीकरण में या रासायनिक सूत्र का प्रयोग करके जब लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, Mg+O2। यहाँ क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग लिखते हैं MgO। ये हमारा समीकरण हो गया। ये क्या है, हमारा समीकरण है। तो समीकरण में जो होते हैं वो दो कंडीशन होता है, एक हमारा आता है संतुलित समीकरण, दूसरा आता है असंतुलित समीकरण। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। ये कौन सा समीकरण है, तो असंतुलित समीकरण है। जब हम इसे संतुलित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Mg+O2 एरो MgO। अब यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, संतुलित समीकरण। ये क्या बन जाएगा, संतुलित समीकरण, क्योंकि इसके दायां पक्ष में और बायां पक्ष में जो भी परमाणु है वो सभी समान है। परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या है, सामान्य है, और इसके जो द्रव्यमान होंगे वो भी सामान्य है। द्रव्यमान होंगे वो भी समान है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो द्रव्यमान क्या होंगे, ये अलग अलग होंगे, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे। तो हमारा क्या है, असंतुलित समीकरण होगा। जैसे हम द्रव्यमान को चेक करके आपको बताते हैं, मैग्नीशियम जो होता है इसका संकेत 12 होता है, द्रव्यमान 24 होते हैं। तो और ऑक्सीजन जो होते हैं इसका जो परमाणु संख्या है 8 है, और द्रव्यमान जो होते हैं 16 है। तो हमारा जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारा Mg+O2। अब देखिए Mg का 24 द्रव्यमान, ऑक्सीजन का 2 परमाणु और द्रव्यमान कितना होता है 16। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24 जोड़ 32, 16 दूना 32। अब ये क्या हो गया हमारा 56। तो ये हमारा क्या आ गया, 56U आ गया। अब देखिए इस पक्ष में हम देखते हैं तो यहाँ देखिए तो हमारा मैग्नीशियम का कितना 24, और यहाँ एक ऑक्सीजन है तो हमारा 16। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 40 आ रहा है। तो दोनों का द्रव्यमान भी अलग अलग है, तो ये क्या है, असंतुलित समीकरण है। लेकिन जो हम संतुलित किए हैं उसका क्या होगा, तो दोनों द्रव्यमान जो होगा समान होगा। इसका 56 आ गया। अगर देखिए यहाँ 2MgO, अब 2MgO हमारा हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, MgO हो गया। अब देखिए यहाँ हमारा, अब यहाँ देखिए तो हमारा क्या है, 2MgO है, तो 2 गुना, अब MgA का कितना होता है 24 जोड़, अब इसका क्या होता है, तो 2 गुना ऑक्सीजन का कितना 16, तो 24 दूना 48 जोड़ 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए हमारा कितना आया, 80 आया। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा 2MgO, तो यहाँ भी 80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसका भी क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बन हो जाएंगे 80 हो जाएंगे U। तो हम देख रहे हैं कि जब संतुलित समीकरण होंगे तो द्रव्यमान समान होंगे, और जब असंतुलित समीकरण होंगे तो द्रव्यमान समान नहीं होते हैं, और परमाणुओं की संख्या भी अलग अलग होने के कारण उनके द्रव्यमान असमान होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमसे आगे क्या कह रहा है कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों की परमाणु जो संख्या की गिनती है, गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, तो इनमें परमाणु की जो संख्या है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 परमाणु है जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन की 1 ही परमाणु है। क्या है, यहाँ ऑक्सीजन की 1 परमाणु है जबकि यहाँ 2 परमाणु है। यदि है तो समीकरण को संतुलित है। अगर सामान्य है परमाणु तो क्या होगा, समीकरण संतुलित होगा। अगर परमाणु जो होंगे वो सामान्य नहीं है तो क्या होंगे, असंतुलित होंगे, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है। इस अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार के जो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण का ढांचा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 को मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम के जलने का जो ढांचा समीकरण है। अब हम 1.2 में संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व के बारे में देखते हैं। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा, मैंने याद होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम क्या जानते हैं, तो हमने देखा था कि जो द्रव्यमान होते हैं न उनको तो निर्माण किया जाता है न ही उनका विनाश किया जाता है। अर्थात जो द्रव्यमान होते हैं वो कुल मान सकते हैं कि कुल जो अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान जो होगा वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होते हैं।
तो हम देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो तत्वों का उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जो उत्पाद का जितना कुल द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, तो अभिकारक जो तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जैसा कि हमने ऊपर देख भी लिया है। अब हम आगे दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो जो हम ये देख सकते हैं, तो ये हमारा जो समीकरण है वो है कंकाली समीकरण, और जो हमने यहाँ पे देखा है ये हमारा है संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो हम रासायनिक समीकरण जो होते हैं उन्हें संतुलित कैसे करते हैं, इन्हें हम सीखते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो हम जो 1.3 के क्रियाकलाप को देखे थे, तो वहाँ जब जिंक के छोटे छोटे रवे लिए थे और उसे सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में घोले थे, तो हमें क्या मिला था, तो हमने आपको बताया था कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो उसकी जो हमारी परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा शब्द समीकरण है। ये हमारा क्या है, शब्द समीकरण है। तो इसको जो हम लोग है कि वो रासायनिक जो सूत्र होते हैं उसके द्वारा हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो जिंक को हमने देखा था कि जिंक का संकेत Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होते हैं H2SO4 होते हैं, एरो का साइन देते हैं, उसके बाद हम लोग उत्पाद को लिखते हैं। तो ये जिंक जो होते हैं वो सल्फेट से अभिक्रिया कर लेते हैं और ZnSO4 बना लेते हैं। और क्या होता है, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो बाहर निकलती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 बाहर निकलेगी। अब इसमें देखिए कि परमाणु की संख्या समान है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ Zn हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे Zn क्या है, 1 है। तो दोनों जगह जिंक की परमाणु संख्या समान है। अब हाइड्रोजन के देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ सल्फेट का 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने देखा, तो अभिकारक और जो उत्पाद है उन सभी की परमाणु संख्या जो है कि समान है, तो द्रव्यमान भी समान होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है हमारा वो संतुलित समीकरण है। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना करें। अब हम परमाणु संख्या की तुलना कीजिए, तो हमारा तत्व क्या है, Zn है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए जो हमारा H2SO4 है, इसमें क्या क्या है, तो हम ये हमारा हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये हमारा S जो है वो क्या है, सल्फर है। यहाँ पर वो जो है हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा Zn है, तो दोनों बगल Zn की संख्या कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो देखिए अभिकारक में परमाणु की संख्या Zn की कितनी है, 1, और उत्पाद में भी 1 है। हाइड्रोजन की संख्या देखिए, तो हाइड्रोजन यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, अभिकारक में भी 2 है, और यहाँ उत्पाद में भी 2 है। तो अभिकारक में भी 2 हो जाएंगे और उत्पाद में भी 2 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सल्फर की संख्या क्या है, 1 है, तो यहाँ भी सल्फर की संख्या क्या है, 1 है। तो सल्फर हमारा क्या है, 1 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन हमारा 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो दोनों बगल हमारा क्या है, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है, सामान्य है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की हम परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो हम कहेंगे कि जब तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसी समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक हमको समीकरण दिया है Fe यहाँ क्या है, लोहा है। Fe को हम लोग क्या कहते हैं, लोहा है। H2 क्या है, तो ये हमारा जल है, जल है। अब देखिए एरो के बाद हमारा क्या है, तो यहाँ हम देख रहे हैं Fe3O4 है, जिसे और Fe3O4 जो है वो हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड।
और यहाँ देखिए जो H2 है हमारा वो हाइड्रोजन गैस है। अब हमें चरण 1 में क्या करना है, तो कह रहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं जो अभिकारक है और उत्पाद है वो दोनों के बीच में वो क्या किया है, तो एक बॉक्स बना लिया है। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। अब जब हम समीकरण को संतुलित करेंगे तो बॉक्स के अंदर जो होगा वो हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। चरण 2 में क्या करेंगे कि असंतुलित समीकरण 1.5 उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना ले। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये बॉक्स बना लिया उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर चीज़ का हम लोग सूची बना लेंगे उसकी परमाणु संख्या की। जैसे कि अब हमारा इसमें देखिए तत्व क्या क्या है, तो लोहा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभिकारक परमाणुओं की संख्या और एक बगल हम लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब यहाँ देखिए आयरन है, तो लोहा में देखिए अभिकारक में परमाणु की संख्या क्या है, 1 है, जबकि हम देख रहे हैं उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है, 3 है। तो इधर भी हमको 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ भी हमको 3 होना चाहिए। अब देखिए हाइड्रोजन जो है उसमें परमाणु की संख्या क्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें सामान्य है, परमाणु संख्या क्या है, समान है। जबकि ऑक्सीजन में देखिए इधर क्या है, 1 है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा 4 है। तो यहाँ पे अभिकारक में 1 है और जो हमारा उत्पाद है उसमें क्या है, 4 है। तो अब हम समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ Fe3 है तो यहाँ भी हम 3 करेंगे। जब हम तो हमारा क्या हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा। अब देखिए वो यहाँ 4 है, वो यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तब हमारा यहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो गया ऑक्सीजन। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया, जबकि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2 ही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हमारा संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, 3Fe जोड़ 4H2O एरो Fe3O4 जोड़ 4H2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संतुलित समीकरण है। तो संतुलित करने के लिए क्या हो जाएगा, इधर भी 3 होना चाहिए, इधर भी 4 होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, समीकरण संतुलित होगा। अब हम आगे देखते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित करें। आसानी के लिए हम क्या करेंगे, जिसके सबसे अधिक जो परमाणु होंगे उसको हम लोग पहले संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। तो सबसे पहले जो अधिक परमाणु वाले होंगे उसी को हम लोग संतुलित करेंगे, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद हो। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनेंगे तथा आधार पर Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो ऑक्सीजन के परमाणु, अभिकारक और उत्पाद, तो प्रारंभ में क्या होगा, 1 H2O में और 4 Fe3O में है, तो 1 × 4 और उत्पाद में क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ 4 है तो ऑलरेडी यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों और यौगिकों को सूत्र को नहीं बदलते हैं। तो जो भी हमको परमाणु संख्या में अगर बराबर करना है तो हम बराबर करेंगे, लेकिन जो अभिक्रिया में तत्व शामिल है तथा यौगिकों के सूत्र है उसको हम लोग नहीं बदलेंगे। अगर बदलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं लिख सकते हैं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Fe4H2O 3Fe O4, ये क्या है, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है, पूर्ण तरह संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कि सिर्फ जल के परमाणु को सामान्य किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ भी हमको 4 लगाना होगा, यहाँ भी ये क्या आगे 3 लगाना होगा। तो ये भी आंशिक रूप से संतुलित है। अब हम आगे देखते हैं चरण 4 में कह रहा है Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है, इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु को 4 से
गुना कर देते हैं। तो प्रारंभ में क्या है, 8 हाइड्रोजन है 4H2O में और 2H2 में। तो यहाँ देखिए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, 8 और 2H2 इंटू 4 कर देंगे। अब समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, तो Fe हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा, Fe3O4 और 4H2O हो जाएगा। अब ये भी आंशिक रूप से संतुलित है। अब हम चरण 5 में क्या करेंगे, तो ऊपर दी समीकरण की जांच कीजिए, तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। तो अब तक असंतुलित कौन है, हमारा आयरन है। अब हम पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो लोहे के आयरन के परमाणु अभिकारकों में तथा उत्पादों में, तो प्रारंभ में क्या है, 1 है, उत्पाद में क्या है, 3 है। तो संतुलन के लिए क्या करेंगे, 1 गुना 3 और उत्पाद में तो 3 है ही। तो अब हमारा संतुलित समीकरण क्या हो जाएगा, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O, ये हमारा क्या है, संतुलित समीकरण है। चरण 6 में अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरणों में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु संख्या का परिकलन कर लेते हैं। तो परिकलन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ 3 Fe है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4H2O माने हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन क्या है 8 है, तो यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो वहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारा क्या है, संतुलित समीकरण है। समीकरण 1.9 में दोनों ओर परमाणुओं की जो संख्या है वो बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो जो यह रासायनिक विधि को जो हम लोग समीकरण को संतुलित करने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम आगे चरण 7 में देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना कैसे लिखेंगे, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान है। तो भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है, तो हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये क्या है, भौतिक अवस्थाएं हैं। और एक हमारा क्या हो जाएगा, जलीय भी हो सकता है, जलीय भी होता है। अब हम इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। तो अगर ठोस होगा तो S लिखेंगे, द्रव होगा तो L लिखेंगे, अगर गैस है तो G लिखेंगे, जलीय है तो AQ लिखेंगे। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ और S द्वारा दर्शाया जाता है। तो गैस को हम लोग G द्वारा, द्रव को हम लोग L द्वारा, L लिक्विड, गैस जलीय विलयन जो होते हैं AQ द्वारा, और जो ठोस होते हैं उन्हें S द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। तो जब अभिकारक या उत्पाद जल के घोल में मिश्रित होते हैं या घोल होते हैं तो हम AQ लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमने Fe लिखा, तो Fe हमारा क्या होता है, लोहा जो होते हैं वो सॉलिड है। जल हमारा क्या है, वो G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, गैसीय अवस्था में है। G जो यहाँ लिखा है गैसीय है, मतलब जल जो है कि वो द्रव अवस्था में नहीं लिया गया है, वो भाप की अवस्था में लिया गया है। Fe3O4 क्या है, तो जंग जो हमारा क्या होता है वो भी सॉलिड है। H2 क्या है, तो वो गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह लगा का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का जो उपयोग है वो भाप के रूप में लिया गया है। तो यहाँ जल का उपयोग किस रूप में किया गया है, तो भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। तो ताप होते हैं, तो जब दो तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो कभी कभी उनके बीच हम लोग ताप भी देते हैं, तभी और अभिक्रिया कर पाते हैं। कभी कभी उन पे दाब प्रेशराइज करके हम लोग उनकी अभिक्रिया कराते हैं।
कभी कभी उत्प्रेरक जो तत्व आपस में अभिक्रिया करने में अगर धीमा होते हैं तो हम लोग उत्प्रेरक मिलाते हैं या देते हैं ताकि उनकी जो बीच की अभिक्रिया होती है वो तेज कर देती है। तो उत्प्रेरक का क्या काम होता है, तो वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज गति से कर देता है। क्या कर देता है, तेज गति से कर देता है, वो हमारा क्या हो जाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO को क्या कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसे हम लोग CO के द्वारा लिखते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है। H2 क्या है, गैस है, हाइड्रोजन। तो ये जब हम इस पे दाब लगाते हैं 340 ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके 340 ATM पर ये क्या बन जाता है, ये मेथनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, मेथनॉल बन जाता है। CH3OH बन जाता है। क्या बन जाता है, CH3OH बन जाता है। इसे हम लोग मेथनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथनॉल कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं 6CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलीय विलयन में लिया गया है। AQ है तो जलीय है। अब 12H2O, ये क्या है, H2O, ये जल है। L लिखा हुआ है, जल है। तो ये सूर्य तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाता है। C6O2 बनाता है, ये क्या है, जलीय है। ये ऑक्सीजन है हमारा। 6H2O, ये क्या है, हमारा जल है। तो जो हम जानते हैं कि सब जो भी पादप होते हैं वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज जो जड़ों द्वारा, मूल द्वारा वो खनिज और लवण लेते हैं और जल का ग्रहण करते हैं, उससे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। और जो होते हैं कि भारी मात्रा में वो ऑक्सीजन का निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस जो होते हैं वो निर्मुक्त करते हैं, और जल भी इनमें निकलता है। इस प्रकार क्या आप इस पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। हेलो, अब हम इसके प्रश्न होते हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये प्रश्न क्या है। तो यहाँ देखिए हमारा पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि वायु में जलने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीशियम होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या कार्बन जो मोनोऑक्साइड होते हैं उससे अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने सतह पर बना लेते हैं। तो उन्हीं सतह को हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम लोग रिबन को रेगमाल से बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि वह आसानी से जल सके। अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण। तो ये हमारा जो है कि शब्द समीकरण दिया है, इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे और समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इनको सूत्र द्वारा हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन जो होते हैं उसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो H2 लिखते हैं, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, HCl। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या है दूसरा में कि बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम को देखिएगा तो हम जानते हैं कि इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता क्या होती है, तो BaCl2। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, इसीलिए जो बेरियम की संयोजकता है ये इधर चली जाती है। क्या होती है, इधर चली जाती है। तो क्या हमारा लिखता है, अगर आपको इस अध्याय में कोई भी दिक्कत हो तो हम तत्व यौगी और मिश्रण करके एक वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और उसकी संयोजकता और तत्वों के संकेत जो है वो याद कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदेमंद होंगे। तो हमारा क्या हो जाता है, BaCl2 हो जाएंगे। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3, और सल्फेट की 2, तो यहाँ 2 चलाएगी सल्फेट की संयोजकता, और जो हमारा सल्फेट की जो पास वो क्या हो जाएगी, तो एल्युमिनियम की संयोजकता चली आएगी। अब देखिए बेरियम क्या बन जाता है, तो बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया कर लेता है, अल्युमिनियम जो होता है वो क्लोराइड से। तो हमारा क्या बनेगा, BaSO4 बन जाएगा। दोनों की संयोजकता 2-2 है तो हम लोग लिखते नहीं हैं, और एल्युमिनियम जो होते हैं क्लोराइड बना लेगा तो क्या होता है, Al हो जाएंगे।
क्यों? Al लंग हम एक नहीं लिख, क्लोरीन की संयोजकता एक है तो एक तो लिखते नहीं है, तो Cl, और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेरियम क्या है, एक है, यहाँ बेरियम क्या है, एक है, तो बेरियम तो दोनों जगह एक है तो इसे अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ क्लोरीन हमारा क्या है, 2 है, जबकि यहाँ क्लोरीन क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो हम इसमें एक ऐसा संख्या से गुना करना होगा कि यहाँ पे संख्या हमारा आ जाए। तो मान लीजिए हम इसमें 3 से गुना करते हैं तो 6 क्लोरीन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2AlCl3। अब देखिए यहाँ Cl कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ भी हमारा 3 और 2 6 हो गया, और यहाँ भी हमारा Cl कितना हो गया, 6 हो गया। अब Al को देखिए यहाँ Al2 है तो यहाँ भी Al2 है, तो हमारा ये पोर्शन जो है कि अब संतुलित है। अब देखिए यहाँ Ba है, लेकिन अब तो यहाँ Ba3 हो गया, तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3Ba। अब देखिए सल्फर हमारा क्या है, यहाँ पे सल्फर 3 है तो यहाँ भी सल्फर 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 12 है। तो इस तरह से हमारा ये जो हो जाएगा वो समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। अब आगे देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का संकेत Na होता है, जोर H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बना ले रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ले रहा है, तो NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो हम H2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सोडियम हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ भी सोडियम 1 है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 2 है, लेकिन इधर देख रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन टोटल कितना 3 है, यहाँ जबकि 2 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब देखिए हमारा 6 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ क्या है, तो हमारा 2 है, तो यहाँ पे कितना हमको चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए, यहाँ पे 2 होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ क्या है 1 है तो 3 है, तो यहाँ जब 2 हाइड्रोजन तो 2 दूना 4 यहाँ भी हो गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, तो दोनों क्या हो गया, समान हो गया। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, Na+2H2O एरो 2NaOH जोर H2, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब हम आगे प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं और उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब हमारा प्रश्न 3 में क्या कह रहा है, उन सभी बिंदुओं को देखते हैं। हमसे पहला कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल में बेरियम क्लोराइड है, इसका मतलब क्या है, BaCl2 है, इसको क्या लिखते हैं BaCl2। यहाँ क्या लिखेंगे, भौतिक अवस्था AQ, क्योंकि जल में है। अब देखिए जोर क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट, तो हम जानते हैं सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4। अब देखिए ये भी क्या है, जल में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा इसकी भौतिक अवस्था। अब देखिए दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तो बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया करेंगे और सोडियम जो है कि क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। अब जोर देखिए NaCl से करेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl। अब ये क्या है, तो ये तो जल में ही रहेगा, जल के साथ मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, नमक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है, तो ये जल में ही घुल जाएगा, तो ये एक ही हो जाएगा, और बेरियम सल्फेट हमारा क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। अब समीकरण को संतुलित करके देखिए, अब क्या करते हैं, तो समीकरण को हम लोग संतुलित करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए Ba 1 है, जबकि यहाँ हम Ba देखेंगे तो क्या है, 1 है, तो हमारा Ba ठीक है। अब देखिए Cl2 है यहाँ, और यहाँ भी Cl क्या है, 1 है, तो यहाँ करेंगे 2 से लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2ACl हो गया। अब देखिए यहाँ Na2 है, तो यहाँ भी Na2 हो गया। अब देखिए यहाँ सल्फर क्या है, 1 है, तो यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, तो संतुलित समीकरण है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विलयन अघुलनशील, तो अघुलनशील रहेगा, इसका मतलब क्या है, सॉलिड है। अघुलनशील का मतलब क्या होता है, असॉलिड है। अब हम आगे देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है का विलयन जल में, तो ये क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
के विलयन में जल में, तो ये भी क्या हो जाएगा AQ हो जाएगा, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, क्या जल में, तो AQ हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या बना रहा है, जल बना रहा है, तो H2O और L हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल लिक्विड है। अब देखिए यहाँ Na एक है, यहाँ भी Na एक है, यहाँ क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन एक ये है, एक ये है, दो है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो ये हमारा क्या है, संतुलित समीकरण है। अगर नाम भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बना है, बेरियम ये सल्फेट बना लेता है। ये क्या है, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट ये हमारा क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो इस तरह से हमारा पहला जो बिंदु था रासायनिक अभिक्रिया और जो रासायनिक समीकरण है, तो उन सभी बिंदुओं को हमने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण जो दिए हुए हैं उनमें अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, इन सभी बिंदुओं पर भी हमने चर्चा किया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर इसी तरह से आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।